स्टेटस क्या है क्लियरली, क्योंकि ब्लॉकेट तो लगी हुई है, तो क्या ईरान के जहाज जो हैं वो गुजर रहे हैं? कि जिस भी मुल्क को उसको तख्त पलटा करना होता है या उसको रिजीम चेंज करनी होती है तो वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू यानी माशी हालात ऐसे पैदा कर देता है। और यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद भी कबूल किया था कि हमने ईरान के अंदर माशी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं ताकि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहरबाना वान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। जंग किस दहाने पर पहुंच चुकी है, सीज़ फायर जो है उसकी खिलाफ वर्जी तो की जा रही है लेबनान में, लेकिन ईरान की क्या सूरत हाल है? ईरान की करेंसी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि ईरान की करेंसी मज़ीद डाउन हो चुकी हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या स्टेटस है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन। बहुत शुक्रिया जॉन वक्त देने के लिए। जॉन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ईरान के अंदर अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर जो ख़बरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि जी करेंसी जो है बहुत डाउन हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ पर मेडिसिन्स भी नहीं हैं और भी बहुत सारी अशिया खुरनोश के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि ईरान में इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से स्टेटस क्या है क्लियरली, क्योंकि ब्लॉकेट तो लगी हुई है, तो क्या ईरान के जहाज़ जो हैं वो गुजर रहे हैं? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी के हालात मुश्किलात की तरफ दोबारा जा रहे हैं। पहले भी ईरान के ऊपर इकोनॉमिक वॉर इम्पोज किया गया। देखें, ईरान तो हमेशा से और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी रही है कि जिस भी मुल्क को उसको तख्त पलटा करना होता है या उसको रिजीम चेंज करनी होती है तो वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू यानी माशी हालात ऐसे पैदा कर देता है। और यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद भी कबूल किया था कि हमने ईरान के अंदर माशी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं ताकि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज आए। वो बार बार ये बातें दोहराते भी हैं बाय द वे। तो वेनेजुएला के साथ भी इन्होंने यही किया, क्यूबा के साथ भी इन्होंने यही किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईरान वेनेजुएला नहीं है। भले ईरान की डेप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, 118 लाख कहते हैं कि रियाल पहुंच गया था, बिल्कुल पहुंच गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लेशन भी ईरान के अंदर है, बिल्कुल ऐसी कोई दो राय नहीं है कि पहले नहीं हुआ। तो ये सारे हालात ईरान ऑलरेडी देख चुका है। ईरान के अंदर जनवरी फरवरी में प्रोटेस्ट भी हुए, आपने देखा, उसके थ्रू भी गुजर गया ईरान। हिस्टोरिकली लो डेप्रिसिएशन थी। और आई थिंक अभी भी जो हालात पैदा कर रहा है अमेरिका, इसके अंदर ईरान को नुकसान तो है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट के टैंकर्स बहरहाल, जो ईरान के अपने स्टेट टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो ईरान बाहर भेजता है और कहता है कि जी आप जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। जो कंटेनर की कॉस्ट बाय सी $700 थी कंटेनर की, वो अब $7,000 पर कंटेनर की कॉस्ट पड़ रही है। अगर आप चाइना से शियान की जो रेलवे लाइन है उसको देखें या दूसरे बॉर्डर रूट्स के थ्रू देखें तो फिर भी कॉस्ट ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल कोलैप्स हो गया है या यहाँ पे बिल्कुल कैद पड़ गया है या यहाँ पे बिजली खत्म हो गई है। कुछ लोगों ने पेजिशकियान साहब की वीडियो भी शेयर की कि बल्ब 10 जला रहे हैं तो 2 जलाएं। यहाँ पे ईरान के अंदर लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही आज तक बिजली गई है ईरान के अंदर। जब जंग पूरी हुई 1 घंटे के लिए, जी 1 घंटे के लिए बिजली गई और बिजली रिप्लेस हो गई। तो ईरान को नहीं जी, ईरान में लोड शेडिंग नहीं होती। मैक्सिमम यहाँ पे 1 घंटे की लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग भी क्या, वो तो पावर स्टेशन को खत्म कर दिया था उन्होंने, तबाह कर दिया था। तो यहाँ पे बिजली 1 घंटे के लिए जो है वो गई थी। तो ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि हालात इतने खराब हो गए कि लोग रोडों पे नजर आ रहे हैं। जो लोग तेहरान के अंदर जो लोग थे, 20,000 के करीब लोगों को उनको रीएडजस्ट किया है हुकूमत ने, होटल्स के अंदर और डिफरेंट अकोमोडेशन जगहों के ऊपर। कोई आपको ईरान के अंदर इस तरीके के हालात नजर नहीं आते। ऑल्दो हालात बिल्कुल खराब उस तरीके से है कि महंगाई अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर गई एकदम से। लेकिन ईरान को सैंक्शंस ने क्या दिया? ईरान को सैंक्शंस ने बहुत कुछ दिया है। ईरान ने अपने पूरी इकोनॉमी को लोकलाइज कर लिया है किसी हद तक, सिवाय कुछ आइटम्स के जो वो इंपोर्ट करता है। ईरान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 34% से आज 95% है। ईरान नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जितनी भी साइंसेज हैं उनमें काफी आगे है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी टॉप 10 में। साइंटिफिक जो ईरान का पब्लिकेशन का रेट है वो 11 गुना ज्यादा है, दुनिया की एवरेज से 11 गुना ज्यादा है। तो जिन मुल्कों के ऊपर सख्तियां आती हैं वही मौके फराहम करती हैं उन मुल्कों को कि वो अपने आप को आजाद बनाएं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। एंड आई थिंक ईरान ने अपने आप को काफी हद तक जो है वो स्टेबलाइज रखा है। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड, शर्माना, अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका और ये जो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, $126 जो टच की थी है एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये 140 150 तक भी जा सकती हैं अगर ये चीजें प्रोलॉन्ग होती हैं। ईरानी अवाम तो पहले भी सह चुकी है, जंग भी सह चुकी है, भूख भी सह चुकी है। ईरानी अवाम दोबारा सह लेगी। अमेरिका का क्या होगा और यूरोप का क्या होगा, जहां पे लोगों को बिल्कुल भी सख्ती की आदत नहीं है, बिल्कुल भी उनको सहने की आदत नहीं है किसी चीज को। तो ईरान इस चीज को इस तरीके से देख रहा है कि हमारा तो नुकसान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम बंद रखेंगे जब तक नेवल ब्लॉकेड बंद रहेगा,
और अगर जाहिर सी बात है, अगर ईरान के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाह रहा है अमेरिका, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अमेरिका की आवाम, अब आप देख रही हैं कि किस तरीके से प्रेशर ट्रंप के ऊपर, किस तरीके से प्रेशर आया हुआ कि वो कह रहा है कि जी अभी तो बस मामला हल हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड का मामला हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। ईरान तो सह लेगा, वो काफी टाइम से सहते आ रहे हैं, अमेरिका और यूरोप नहीं सह पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है आपकी जानिब से कि ईरान तो सह रहा है और पिछले 47 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि सैंक्शंस के साथ उन लोगों ने जीना सीख लिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और ये बात तो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि ईरान में बिजली नहीं जाती। आप यकीन माने, जब से जंग का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। 4-4 घंटे बिजली जाती है, 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटे जाती है, 1 घंटा आती है, और देही इलाकों में तो इससे भी बुरे हालात हैं। तो ये तो वो, और दूसरा गैस भी नहीं आ रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि बेशक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है सिफारती तौर पर, लेकिन अंदरूनी मामला बहुत ख़राब है। रात को भी पेट्रोल जो है दोबारा से महंगा हुआ है और गरीब जो है मज़ीद पिसता जा रहा है। अच्छा, हमने अभी बड़ी हैरानकुन खबर जो मेरी नज़रों से गुजरी उसमें ये कि यूएस की कंपनी जो है वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रही है और वो सारा डेटाबेस जितना भी होगा वो सब उन तक जाएगा। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है। फिर तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी मुल्की तौर पर कि हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचेगी। तो आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ एट द एंड ऑफ द डे, और ये जो सिक्योरिपोर्ट एक कंपनी है, उसने $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 25 साल के अंदर ये करेंगी इन्वेस्टमेंट। इनका प्रपोजल है। अभी तक पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही डिनाई किया बाय द वे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया, और या शाकदार साहब ने। तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि मेहरबान अमेरिका, चूंकि मेहरबान, जाहिर है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मेहरबान रहा है, तो उनको एकदम से उनको ये लगा कि वो पाकिस्तान को ऑफर देंगे और पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। मतलब आप ये देखें, एयरपोर्ट का जितना भी डेटा है, जितनी भी सिक्योरिटी अगर हम दे देते हैं, तो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे सीआईए को एक बैकडोर मिलने वाला है कि वो जो चाहें, जिस तरीके से चाहें, सर्वेलेंस भी करें, सिक्योरिटी भी करें। तो जी, तो मेरे ख्याल में अमेरिका मिसअंडरस्टैंड करता है पाकिस्तान को भी। इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत होशियार, बहुत ज़हीन, बहुत दानिशमंद लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, और बावजूद सारी चीजों के, अभी आप देखें ना, पाकिस्तान ने अनाउंस किया है जो बॉर्डर कॉरिडोर है उसको भी अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ तिजारत शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मतलब ट्रेड रूट जो है वो बनाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि पपियां जप्पियां और ये जो हाथ हिलाना और तारीफें करना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बहुत तेज है। जब FBI का एक मेरे ख्याल में एक बंदा था जिसने यहाँ पे कत्ल किया था पाकिस्तान के अंदर, और जिसको सिटी कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक, उनको पता है कि एयरपोर्ट एक स्ट्रेटेजिक असासा है। इसको तो ये जो मेहरबानियां अमेरिका दिखाना चाह रहा है, मेरे ख्याल में ये चीजें अमेरिका को अभी दूसरी चीजों में दिखानी चाहिए। अमेरिका को डेट रिलीफ में या दूसरी चीजों में इस वक्त जो है ना वो करना चाहिए, अगर वाकई परवाह करता है पाकिस्तान की। वरना ये वाली ऑफर्स तो वो करता रहेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पाकिस्तान, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल लीडरशिप जो है वो इसको करेगी कबूल, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। एक सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पाकिस्तान का। तभी इसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है। और मैटली बेकर, आप नोटिस करें, जो एम्बेसडर है वो बड़ी इंटरेस्टेड है। वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है इसको कि भाई किसी तरीके से इसको पूरा करें, डील को। क्यों करें जी, हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपनी इंटरेस्ट है। हम तो, जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अरबों के तरह या अरब ममालिक की तरह हम जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाए अमेरिका के साथ। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो लोग समझते हैं किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने संभाल के रखना है। हमारी प्राइवेसी जो है वो कितनी ज़रूरी है, बिल्कुल लीडरशिप हमारी जानती है, और आई एम श्योर कि ये फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कॉरिडोर खुलने वाला है, तिजारत के नए रास्ते खुलने वाले हैं, आप क्या समझते हैं इससे मज़ीद बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए, या फिर जैसे कि हम देखते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान में गैस और बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका हुआ है, तो हम ईरान से नहीं ले रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लियरली हमारे जो सारी बात है वो ये है कि हमें इजाज़त नहीं है, सैंक्शंस की वजह से हमें अमेरिका जो है वो इजाज़त नहीं देता। तो आने वाले वक्त में अब ये जो फैसला सामने आया, आप समझते हैं इससे मज़ीद रास्ते खुलेंगे? देखें, बिल्कुल, आई थिंक एक पॉजिटिव स्टेप तो है कि दो बॉर्डर रूट्स खुलें। और छह रूट्स इसके अलग अलग हैं जिसके थ्रू ये सारी जितना अभी फिलहाल इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो 3000 कंटेनर फंसे हुए हैं ईरान के कराची के अंदर, और 1500 जो कश्तियों के ऊपर लिस्ट है, उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट करवाया जाए। बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, एक रिलीफ है ईरान के लिए। अगर ऐसा, मतलब अगर जब शुरू होगा ये, तो बहुत अच्छी
बहुत अच्छी तरीके से इसको आई थिंक आगे डेवलप किया जा सकता है। दोनों ममालिक के अंदर गैस पाइपलाइन का मुआहिदा काफी टाइम से चल रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। 20 साल होने वाले हैं जब पाइपलाइन बिछा दी थी ईरान ने अपने एंड से, और पाकिस्तान के थ्रू पाइपलाइन बिछानी है। तेल भी ले सकता है, बराबर में ही है। पाकिस्तान तो बॉर्डर के थ्रू जो गाड़ियों के जरिए, ट्रक्स के जरिए तेल है, अभी भी हब चौकी तक आ रहा है, आगे इंटीरियर सिंध तक आ रहा है, सस्ता आ रहा है। अगर आई थिंक ऑफिशियली हो जाएगा तो और भी अच्छा रेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो अमेरिका जो कमजोर हो रहा है ना, अमेरिका के कमजोर होने की वजह से आई थिंक बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे कि पाकिस्तान, ईरान, ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान बल्कि पूरा रीजन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो ट्रांजिट रूट है पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट अफगानिस्तान के थ्रू जाता था सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारे मुल्कों के अंदर जितना भी सामान जाता था वो अफगान कॉरिडोर के थ्रू जाता था। अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जंग भी हो रही है, पाकिस्तान के साथ एक मसला भी अफगानी गवर्नमेंट ने ले लिया है, जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने ले लिया है, बिल्कुल। और हालात क्योंकि खराब हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो ईरान के थ्रू रूट है, और अब गोश्त जा चुका है, आपने देखा है कि एक शिपमेंट गई भी है पाकिस्तान की, तो आई थिंक ये जो ईरान के थ्रू रूट है वो बड़ा अच्छा रूट है पाकिस्तान के लिए। तो ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट करके एनर्जी नीड्स पाकिस्तान की पूरी होंगी, जो तेल है, ऑयल है, वो कम सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, बल्कि एट द सेम टाइम ईरान के लिए जो जो दूसरी चीजें, जो ट्रेड रूट्स हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशियन पूरी मार्केट जो है वो एक आसान तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगी, बजाय अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड करने के। तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि अमेरिका की जो माइट है और जिस तरीके से पूरी रीजन के अंदर वो इन्फ्लुएंस रख रहा है, मेरे ख्याल में ये चीज कम हो जाएगी, और कम हो गई है अमेरिका की पावर किसी हद तक। तो बहुत जल्द हमें नजर आएंगी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और पाकिस्तान ने बहुत काम किया है शहबानो। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने बहुत मीडिएशन का जो एफर्ट है वो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। मीडिएट करवाना दो दुश्मनों के बीच में बहुत बड़ी चीज है। तो हमें चाहिए कि हम अमेरिका से कुछ ना कुछ लें, इस सारे सिलसिले में कुछ ना कुछ टेंजिबल लें अमेरिका से, जिसमें आवाम को बहुत फायदा होगा, और जिसमें आई थिंक आगे रीजन के अंदर हमारी पावर जो है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये जो अब ओपेक के हवाले से खबर सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आ रहा है, और हम देखते हैं कि यूएई जो है वो इजराइल के मज़ीद करीब चला गया है, और उन्होंने इनकार भी कर दिया है ओपेक के हवाले से। तो कितना ये चीज़ें जो हैं ये अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से, तो जो इत्तेफाक पहले नज़र आता था इस जंग में वो भी हमें ख़त्म होता दिखाई देता है, और उसमें यूएई की जानिब से जो चीज़ सामने आई वो ये है कि सऊदीया से उन्होंने नाला होकर ये कहा है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा जो बॉम्ब मारे हैं ना वो हम पे मारे हैं बजाय इजराइल पे मारने के। मतलब इजराइल पे कम बॉम्बिंग हुई है, ज़्यादा हमारे पे हुई है, और आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, मैं ये जो बमबारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के कहा जाता है ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादा बमबारी हो रही है, जी, जी। तो या मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के अंदर 4 गुना ज्यादा मिसाइल मारे हैं ईरान ने। ऐसे भले यूएई के अंदर तो डिजर्व भी है, मैं कहता हूं, लेकिन बहरहाल ये सच नहीं है कि ईरान ने जो है ज्यादा मिसाइल मिडिल ईस्ट या यूएई के अंदर मारे। आप डेटा नोटिस करें, डेटा के अंदर आप अल जजीरा का डेटा देखें जो 27 अप्रैल तक का डेटा है, उसके अंदर इसराइल के अंदर 26 लोग मारे गए हैं और 8,000 के करीब लोग इंजर हुए हैं। जबकि दुबई यूएई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर जो सिचुएशन हमें नजर आई है वो ये नजर आई है कि 12 लोग जो हैं वो उनकी जाने गई हैं और 224 लोग जो हैं वो इंजर हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हमला ज्यादा यूएई के ऊपर जो सामने है, जिसके ऊपर कोई एयर डिफेंसेस की इतनी सारी लेयर्स नहीं है, आयरन डोम, पेट्रियट तो चले हैं, और थैड था और पेट्रियट था जो कि खत्म कर दिया था। तो आयरन डोम भी है इसराइल के पास, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम्स भी हैं, उनके अपने इंडिजिनस सिस्टम्स भी हैं, और वो बैठा हुआ भी कहां है, कितने दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि ईरान ने हमले जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर ज्यादा किए हैं या यूएई के ऊपर ज्यादा किए हैं? दूसरी बात अगर हम बताएं तो ओपेक का जो ये सारा मामला है, दूसरी बात अगर मैं बताऊं ओपेक की जो बात है, देखिए ये सिर्फ ओपेक तक ही मामला, ये तो ओपेक जो है वो सिर्फ देखा जा रहा है कि ये रिएक्शन है या ये एक तरीके का ये एक कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये एक इफेक्ट नजर आ रहा है हमें। ओपेक की जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें अभी तक यूएई ने कोटा पूरा इस जंग के दौरान नहीं किया। 1.5 मिलियन बैरल पर डे की रिक्वायरमेंट तो नहीं, कोटा में वो शॉर्ट फॉल आ रहा है यूएई का। और यूएई पहले चाहता रहा है कि वो अपना कोटा किसी तरीके से बढ़ाएं या वो उनको ज्यादा इजाजत मिले प्रोड्यूस करने की, हमेशा से। फिर सूडान के अंदर और यमन के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो सऊदी अरेबिया जो हुकूमत है वहां की, जो मानती है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है, हूतियों के अलावा उनको रिकग्नाइज करते हैं,
और यूएई सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक दूसरा ग्रुप है जिसको वो सपोर्ट करते हैं, जबकि ईरान हुतियों को सपोर्ट करता है। तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया सऊदी अरब और यूएई का, और फिर कॉन्फ्लिक्ट हमें सूडान के अंदर भी नजर आया कि सूडान के अंदर यूएई ने जो है वो जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है, आरएसएफ है, जो जुल्म कर रही है वहां पे हेमेदती की जो क्यादत के अंडर, उनको बहुत सारा असला पहुंचाया, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो सूडानीज आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें होता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। यूएई जो है मुझे लग रहा है कि आगे जाके और ज्यादा डिवाइड होगा। ओपेक से वो निकल गया है, तो उसने चैलेंज किया है एक ओलिगोपोली को। देखें, ये एक ओपेक की जो कंट्रीज हैं वो मिलकर प्राइस डिसाइड करती थी कि ऑयल तेल कितने का बिकेगा, तेल की क्या कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो ये जो आई थिंक कार्टेल है उसको यूएई ने तोड़ा है, तो चैलेंज किया है पूरे यूएई की जो स्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स है उनको। तो आई थिंक आगे जाके ये चीज और बढ़ेगी, आगे जाके और ज्यादा डिवाइड पैदा होगा, और आगे जाके मुझे यूएई के साथ दूसरे ममालिक बहरीन, कुवैत, ये भी नजर आ रहे हैं जो कि कतर और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक के आमने सामने खड़े हुए होंगे। तो ईरान ने इस चीज को आई थिंक मजबूर किया है यूएई को क्या, वो तो इसराइल के कहने पे मेरे ख्याल में या अमेरिका के कहने पे उन्होंने ये फैसला लिया है, और आई थिंक आगे जाके डिवाइड और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा अगर ये जो फैसला, इससे नुकसान मेरे ख्याल में पूरे खत्ते को होगा, क्योंकि देखें, जब आप एक अलायंस बनी हुई है, यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल अगर टूट जाए, यूरोपियन यूनियन में एक मुल्क कहता है कि भाई मुझे नहीं रहना, तो पहले कतर जा चुका है, बाय द वे 50 साल कतर रह के जा चुका है ओपेक से, लेकिन कतर का इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कतर गैस की वजह से गया था, एलएनजी की वजह से जो है वो एग्जिट किया। यूएई का एग्जिट करना ऑयल के ऊपर अफेक्ट करेगा। एक तरीके से फायदा भी हो सकता है, अगर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है यूएई तो प्राइसेस कंपीट करेंगी, लेकिन यूएई अकेला इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इतना ऑयल प्रोड्यूस कर ले कि किसी तरीके से बहुत ज्यादा शिफ्ट आ जाए मार्केट की प्राइसेस के अंदर। लेकिन बहरहाल कंपेटिटिवनेस की वजह से प्राइसेस कम तो होंगी लॉन्ग टर्म में, ये नजर आ रहा है। लेकिन जो आई थिंक एक सिक्योरिटी और एक जो स्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो स्टेबिलिटी कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो दुनिया के लिए मेरे ख्याल में अच्छी चीज है कि वो अलग हो गए हैं और वो अपना ऑयल आउटपुट बढ़ाएंगे, लेकिन उनके खुद के लिए अच्छी चीज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए ये चीज अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दूसरे मुल्कों के लिए प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि वो एग्जिट करें इन मुआहिदों से। तो आई थिंक हमको तो फायदा है, लेकिन उनको फायदा नहीं है जो उस रीजन के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रंप की जानिब से जो एक बयान सामने आया है कि वो डार्क ईगल प्लान मशरिक़ वस्ता में लेकर आ रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की सूरत में, और जंग का आगाज़ दोबारा से करेंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज़ को इस तरह से वो कहते हैं आज़ाद करवाएंगे। तो अब क्या समझते हैं कि ईरान इस सारी सूरत में मुकाबला करने की सकत रखता है, क्योंकि उस मिसाइल के हवाले से बताया गया है कि बहुत ख़तरनाक है और जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है उसको भी वो तबाह कर सकता है। जब 12 दिन की जंग इसराइल के साथ हो रही थी तो कहा जाता था कि ईरान आयरन डोम जो है वो बड़ा खतरनाक है, वो एक भी मिसाइल नहीं आने देगा, और हमने देखा कि वो लेजर, बाद में देखा कि कोई लेजर भी आ गई है जो अभी तक नजर नहीं आई है बाय द वे, कि वो $2 के अंदर जो है वो मिसाइल गिरा देगी और नजर भी नहीं आएगा। फिर हमने देखा कि जो इब्राहिम लिंकन और जेरल्ड आर फोर्ड आ रहे हैं, एक इब्राहिम लिंकन के ऊपर 17 जगह से हमला हुआ जब वो करीब आता, और जेरल्ड आर फोर्ड के ऊपर आग लगी जब वो आ गया लॉन्ड्री रूम में, $14 अरब के जहाज के अंदर आग लग गई। हैरत की बात है, वो ना सिर्फ गया ग्रीस पहली दफा, बल्कि दोबारा अब वो जा रहा है जेरल्ड आर फोर्ड। तो बात सारी ये है कि देखें, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं कि बड़ी खौफनाक हैं, और ईरान क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले अगर अमेरिका ने ये गलती करके मिसकैलकुलेट करके हमला करके ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दे दिया, तो मेरा सवाल तो ये रहता है कि अब अगर हमला करेगा तो क्या देगा ईरान को, क्योंकि देखें ये बात अब क्वेश्चन नहीं रही कि ईरान सर्वाइव कर सकता है या नहीं, ईरान ने सर्वाइव करके दिखाया है पूरी दुनिया को। और बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े लोग जो बातें करते थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी नहीं बंद कर सकता ईरान अमेरिका और इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उन सबका मैंने देख लिया है कि वो सब अपनी राय बदल चुके हैं, और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि ईरान अगला अटैक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि जितने भी ट्रूप्स आ जाएं, 50,000 सोल्जर्स यूएस के इस वक्त पूरे रीजन के अंदर हैं, 500 एयरक्राफ्ट उनके मौजूद हैं, 20 नेवी शिप्स मौजूद हैं, और उनके जो कैरियर्स हैं, बुश भी आ रहा है और आइजनहावर भी आ रहा है अब तो बात सारी ये है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। इन सारी चीजों का जो सोल्यूशन है वो यही है कि अमेरिका किसी तरीके से अग्री कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और यहां से ब्लॉकेट खत्म करके चला जाए, एंड हमेशा के लिए चला जाए, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि जब तक अमेरिका इन चीजों को रखेगा अपनी कंट्रोल में, जब तक अपर हैंड रखने की कोशिश करेगा, तब तक कोई भी गैरतमंद कौम जो है वो राजी नहीं होती मुज़ाकरात करने के लिए या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो कोई या तो फेयर और रीजनेबल टर्म्स के ऊपर बात करे आके, या तो एग्जिट करके चला जाए। ये दो ऑप्शंस हैं। लड़ाई अगर करेगा
तो दोबारा जो पहले ना कर सका वो अब क्या कर लेगा? क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो खुद एक जंग मुसल्लत करके बैठा हुआ है ईरान के ऊपर, और उसकी वजह से पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हो रही है। और ज़्यादा वो वाले ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि पहले ही जिनकी मईशत जो है वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही है, बैठ रही है, उसकी भी कमर तोड़ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने बरतानिया के हवाले से जो स्टेटस है उस पर हमने देखा है कि ट्रम्प कहते हैं जी बरतानिया जो है वो हमारे साथ है। शाह चार्ल्स जो है वो कहते हैं मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, और आप बिल्कुल ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर नहीं बना सकता किसी सूरत भी। जबकि उससे अगले रोज़ हमने देखा कि शाह चार्ल्स जो है उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। पहले भी हमने देखा कि जब बरतानिया की जानिब से कहा गया कि हम किसी सूरत भी किसी भी जंगी कार्रवाई में आपका साथ नहीं देंगे, और ट्रम्प उस वक्त सारे ममालिक जो थे, जो नेटो में भी थे, उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी मदद करो, सब जो अपनी बहरी जहाज़ भेजो। जब किसी ने हेल्प नहीं की, उसके बाद बरतानिया ने कहा कि साइप्रस के मामले में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उस पर हमने देखा कि ट्रम्प ने कहा कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और अब दोबारा से ये बातें कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये वही जो पहले एक खेल खेल रहे थे कि खुद से बातें बनाते थे, खुद से लोगों को खुश करते थे, ये बरतानिया वाला बयान भी ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, खुद से बातें बना के खुद से ही मतलब अपने आप को ही हार पहनाते रहते हैं ट्रम्प साहब और उनकी जो लोग हैं, एग्जैक्टली। पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो, ये अपने आप को ही तसल्लियां देते रहते हैं। ना यूके आने वाला है इसके अंदर, यूके बल्कि बात हो रही है मैरीटाइम, एक मैरीटाइम फोर्स की बात हो रही है कि मल्टीनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनेगी जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप को और हाई नॉर्थ को रशिया के खिलाफ जो है वो डिफेंड करेगी। तो ये उसका फोकस ईरान के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किए हुए हैं। और देखें, बात सारी ये है कि ये सारे ममालिक रिकग्नाइज कर चुके हैं कि जो रोब और दबदबा यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया हुआ था डरा डरा के पूरे पूरे मुल्कों को, ग्रीनलैंड के ऊपर कभी इशारा कर देते हैं कि मैं ग्रीनलैंड के साथ ये कर दूंगा, नेटो के ऊपर करते हैं कि जी नेटो में खत्म कर दूंगा। आज तक नेटो ने आज तक यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प नहीं मांगी, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ने नेटो को इस्तेमाल किया। जो जंग हुई थी अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर जो जंग हुई थी, उसके अंदर हमने देखा, इराक के अंदर पर्टिकुलरली जो हुआ वो हमने देखा कि नेटो की उन्होंने यूज की। तो देखें, यहाँ पे जो यूरोपियन ममालिक हैं, ना सिर्फ वो बल्कि आप छोटे छोटे, अब तो छोटे छोटे मुल्क बोलना शुरू हो गए हैं जो अमेरिका के सामने जिनकी कोई पावर नहीं है एज सच, एग्जैक्टली। तो वो साउथ कोरिया को बोलना शुरू हो गए, वो ताइवान को बोलना शुरू हो गए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक को नहीं छोड़ा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी मेरी बात नहीं मानी। तो ये अपनी तरफ से जो बोलते हैं कि ये मुल्क मेरे साथ है, वो मुल्क मेरे साथ है, हमें तो बयानात से नहीं नजर आता। भले कोई खुश करने के लिए उनको बोल दे कि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईरान के पास ये नहीं होना चाहिए, ईरान के पास वो नहीं होना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिकली देखें तो स्पेन अपनी एम्बेसी खोल चुका है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड अपनी एम्बेसी दोबारा खोल चुका है, यूरोपियन कंट्रीज के जो जो ममालिक पहले जेट फ्यूल नहीं देते थे, वो पूछ पूछ के ईरान से जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। फ्रांस कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला ईरान को लिए बगैर हल नहीं कर सकते, उनसे ले नहीं सकते। तो हमें ओवरऑल एक रवैया यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, एक बहादुरी, आई थिंक ममालिक अब बहादुरी दिखाना शुरू हो गए हैं जब उन्होंने देखा कि ईरान जैसी जो छोटा सा मुल्क है अमेरिका के सामने, वो अगर अमेरिका को इतना टफ टाइम दे रहा है और हरा रहा क्यों है, नहीं? तो का स्टेटमेंट देखें, जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने जलील करके रख दिया अमेरिका को, और बाद में ट्रम्प नाराज हो गए, कह रहे हैं फ्रेडरिक मर्ज तो ऐसा है, जर्मनी तो वैसा है, तो जर्मनी के साथ मैं ये कर दूंगा। बात सारी ये है कि ये सारे मुल्क अब रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका जो अपनी पावर दिखाता है वो असल में पावर नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। करने की कोशिश करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, खिलौने दिखाने से कुछ नहीं होता। तो यूरोपियन कंट्रीज अब रिकग्नाइज कर चुकी हैं। मुझे नहीं लगता यूके के ऊपर प्रेशर होगा तो ज्यादा कुछ हो पाएगा। अकेला यूके ही था जिसने बेसिस को दिया शुरू में, बाकी किसी ने अपनी लैंडिंग स्ट्रिप्स नहीं दी, टेक ऑफ स्ट्रिप्स नहीं दी, एयर स्पेस तक कुछ मुल्कों ने मना कर दिया कि हम एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे तुमको। तो आई थिंक यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो वैल्यू है, और ये चीज दिखाती है कि जो अमेरिका की वैल्यू है एज द ग्लोबल सुपर पावर, एज द लीडर ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, वो वैल्यू एकदम चकनाचूर कर दी है ईरान ने। और मेरे ख्याल में दूसरे मुल्क भी अब शुरू होंगे, खड़े होना शुरू होंगे, अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू होंगे, और खुल के जो है वो बताएंगे कि भाई हम आपके साथ नहीं है। वो जब अपनी नेवी नहीं भेज पा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, कह दिया था नेवी ने कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कंटेनर्स को, तो कौन दूसरा आएगा उनकी मदद करने के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि जितनी भी कोशिश करने उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर बात है कि हमने देखा कि जिस तरह से वो ट्रम्प पहले तकब्बुर और गुरूर के साथ बातें करते थे बहुत बड़ी बड़ी, वो सारी दुनिया के सामने ईरान ने जो है ना एक चेहरा इनका दिखा दिया कि कितनी इनके अंदर पावर है और क्या ये कर सकते हैं। सिर्फ गीदड़ भुक्कियों तक की बात है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं, इस जंग से हम पूरी दुनिया में जो ताकत का तवाज़ुन है उसको तब्दील होते हुए देखते हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये तो तब्दील होता हुआ देख नहीं रहा मैं, ये तब्दील हो हो चुका चुका है। है। सिवाय चंद लोगों के जिनको शायद अमेरिका का वीजा चाहिए हो बहुत बहुत ज्यादा शिद्दत से, या सिवाय वो तो उन लोगों सारे के जो ट्रम्प के पाकिस्तानियों को अपने चाहिए।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल सारे पाकिस्तानी। मैं खुद मेरे पास खुद भी वीजा था, मैं आज तक गया नहीं अमेरिका। मैंने कहा अच्छा मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस के लिए, हाँ मुझे अच्छा, यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्सेप्ट मुझे है कि जिस शख्स का ईरान का वीजा लगता है उसका यूएस का नहीं लगता, तो आपका कैसे लग गया? ये इसका मतलब गलत बात है? नहीं नहीं, ये भी तासुर गलत है, ये भी तासुर गलत है, क्योंकि ईरान जो वीजा देता है वो ई वीजा देता है, पेपर वीजा देता है। और ईरान एयर से ओह अगर आप जा रहे हैं डायरेक्टली, अगर आप ईरान जा रहे हैं, अगर आप एमिरेट्स यूज नहीं कर रहे या कोई और एयरलाइन यूज नहीं कर रहे, ईरान एयर यूज कर रहे हैं, तो आयटा के रिकॉर्ड्स के अंदर वो जो है ना वो सख्त नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं कि भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला, आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं गया हुआ हूँ, मैंने जियारत करने के लिए गया था फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक्सक्यूज जो है वो उनको पता है कि पूरी दुनिया से लोग जाते हैं ज्यारत रिलीजियस करने। पिलग्रिमेज के लिए, और ईरान भी लोग जाते हैं। तो मेरा वीजा फिर भी लग गया था, जबकि हर साल जाहिर है मेरा तो जाना आना रहा था वीजा से पहले भी। और जेन्युइनली उनको पता है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लोग जाते हैं। तो एक तो ये ट्रेसेबल नहीं है, और दूसरा इसके अंदर लेजिटिमेट रीजन है जो आप दे सकते हैं। अमेरिका का वीजा की ख्वाहिश बहरहाल मुझे नहीं लगता कि एक पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ख्वाहिश है, वहां पे देखने को कुछ है नहीं। मेरे ख्याल में एक ज्यादा मूवियों में दिखाया हुआ है, लेकिन वहां पे अगर बंदा जाके देखे तो हालात उसको पता चल जाएंगे कि किस तरीके से हैं। लेकिन अमेरिका का जो रोब और दबदबा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था कि ईरान अब चौथी सुपर पावर जो है वो दुनिया के जी अंदर जी, बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल कभी बिल्कुल। कभी ट्रम्प जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल, सबको वो बुरा भला सबकी बुराइयां हाँ करते रहते हैं कि ये फेक मीडिया है, ये गलत कर रहा है। क्यों करते हैं? इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि इनका सारा मीडिया, कुछ मीडिया आउटलेट्स के बजाय अलावा, मतलब फॉक्स न्यूज हो गया, न्यूयॉर्क पोस्ट हो गया, ऐसे ही। इन आउटलेट्स के अलावा यूएस के अंदर पूरी आवाम जानती है, पूरा मीडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका इस जंग को हार चुका है। और इस वजह से वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया है कि भाई, एक जंग अगर तुम हार चुके हो तो क्यों दोबारा उस जंग के अंदर जो है वो एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हो चीजें। हम्म। बाद में अमेरिकी, मेरे ख्याल में ये मलबा सारा नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर डाल के कहानी आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स की अब वो वाली सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात रही। पहले आप देखें, जहाज भी दिए जा रहे थे, बड़े बड़े 300 400 मिलियन डॉलर के जहाज उनको दिए जा रहे थे उनके अपने एयरफोर्स वन में कन्वर्ट करने के लिए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की हुई थी अरब ममालिक ने, और अभी भी कुछ मुल्क तो खैर कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे। वो यूएई कह रहा है कि मैं 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स दूंगा, जो पाकिस्तान से कह रहा है कि यार प्लीज हमारे पैसे जो है ना वो जरा वापस वापस करो। कर दें। मतलब उनके हालात इतने खराब हुए में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को पैसे देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क अब इतना समझदार है, कि इतना बेवकूफ है कि उसको समझ में नहीं आया कि अमेरिका जो है वो इस वक्त खत्म, इसकी जो ग्लोबल माइट है वो खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक इसीलिए ट्रम्प का रिएक्शन भी नजर आता रहता है। कभी वो पोप के ऊपर चले जाते हैं, मतलब ना सिर्फ ममालिक बल्कि हाँ बहुत। उनके अपने जो पोप, उनके उनके बारे अपने जो में पोप अजीब हैं वो भी बातें उनकी करते बुराइयां कर रहे होते हैं। हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब यूएस के बजाय जो सिक्योरिटी पैराडाइम बन रहा है, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, इनका पैराडाइम हमें ज्यादा सिक्योरिटी जो अलायंस है वो ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। भले ट्रम्प बोले मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने आर्मी खत्म कर दी, मैंने लॉन्चर खत्म कर दी है, भले ट्रम्प बोले, बना भी देते हैं कुछ चीजें अपनी तरफ से। 8 खवातीन बना दी जिनका उन्होंने ना कोई डिटेल दी ना कुछ दिया, जो कि वो उन्होंने कहा एआई की कि सारी पहले कहता तस्वीरें था एआई वाली थी। अनकंडीशनल, पहले कहते थे अनकंडीशनल सरेंडर से कम मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अब कह रहे हैं कि जी प्लीज स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, स्टेट ऑफ ईरान खोल दें, और जो खवातीन हैं उनको छोड़ दें। अपनी तरफ से एक चीज बनाते हैं, अपनी तरफ से उसको रिजॉल्व करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया उनकी बात मानेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया में कोई भी सेन इंसान जो है वो उनकी बातों को सीरियसली ले रहा है अब। तो आई थिंक पूरी ग्लोबल माइट जो है वो खत्म हो चुकी है यूएस की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि आप ईरान में रहते हैं तो ईरान के हवाले से हमें पता है वहाँ पे बहुत शदीद जंग हुई है, और वो हालात जो हैं वो आप हम सब के सामने थे, हमने देखे भी, लोग बहुत डटे रहे। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में अभी अल्लाह का शुक्र है मामला पुरअमन हैं, लेकिन ज़ाहिर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। गरीब लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, बहुत हर चीज़ महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो उसकी वजह से जितनी ग्रॉसरीज़ है, अशया खुरनोश हैं, वो भी साथ महंगी हो जाती हैं। तो हमें ईरान के हवाले से बताइएगा कि ईरान में इस वक्त पेट्रोल के क्या प्राइसेस हैं? अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने हैं तो कितने पैसों में एक आम इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है? देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बिजली के मामलात और इन सारी चीज़ों के मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में काफ़ी काफ़ी सारे दूसरे भी ममालिक हैं जो अरब कंट्रीज़ का जो ट्रेड करते थे, जिनके जिनके साथ ज़ाहिर है मामलात ख़राब हुए हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबके लिए बेहतर है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। ईरान में बहरहाल मेरे ख्याल में इस चीज़ को अगर हम देखें तो ऐसा ऐसा चेंज नहीं नज़र आया है। ईरान के अंदर जो पेट्रोल प्राइस थी, आप यकीन करें, पेट्रोल की ऑयल की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ऑयल डिपोज के ऊपर हमला किया गया, रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया गया, फिर भी पेट्रोल की सप्लाई ना रुकी।
ना उसकी प्राइस बढ़ी। 8 रुपए लीटर अभी भी ईरानियों के लिए जो पेट्रोल है वो 8 रुपए लीटर है, और 8 खारजियों रुपए के लिए वो लीटर? 15 रुपए लीटर है। जी जी, 8 रुपीज लीटर है। ओ और माय आपको लाइनें नहीं नजर आएंगी कि यहाँ पे लोग लाइनों में खड़े हुए हों पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान अपना, एक तो फैक्टर है कि ईरान अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रोड्यूस करता भी है तो वो सब्सिडी देता है। आप देखें कि 55 रुपए 60 रुपए अब कॉस्ट हो गई है ईरान को प्रोड्यूस करने की तेल को, लेकिन आवाम को कितने में दे रहे हैं? वो 8 रुपए में दे रहे हैं। तो ईरान ने अपना निजाम इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो सब्सिडाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। 40 अरब डॉलर के करीब ईरान के रिजर्व हैं, मतलब 40 अरब डॉलर हैं, जिस मुल्क का समझा जाता है ना कि तबाह और बर्बाद हो चुका है। जी जी जी, 40 अरब डॉलर उसके अपने पैसे उसके बैंक में हैं, क्या और बात। 100 अरब डॉलर से ज्यादा उसको लेनी है पूरी दुनिया से पैसे जो लेने हैं। तो आई थिंक ईरान ने इस सफरिंग के बाद, इस इन मुश्किलात के बाद ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। और आई थिंक जिन जिन मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंसी है, आई थिंक वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, वो जो है वो चीजें ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम लोग चीजों को चेंज कर सकते ऐसा हैं। हाई तो टाइम पे ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक देखिए दूसरे ममालिक के अंदर ऑयल प्राइसेस उस तरीके से नहीं बढ़ी मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनवैलिड पाकिस्तान में तो रीजन है या बहुत कोई ज्यादा बढ़ बिला चुकी वजह है। बढ़ी है। जी जी, बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, और मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, और मेरे ख्याल में दूसरे एवेन्यूज के सैंक्शंस के बावजूद मेरे ख्याल में दूसरे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं कहता हूँ ईरान से, लोग कहते हैं ईरान की तेल खराब क्वालिटी है, और उसकी जो मेरे ख्याल में अभी तक तो चल रहा है, चमन के अंदर भी आ रहा है, नॉर्दर्न सिंध तक भी जा रहा है तेल, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है अगर ले भी लें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक बैलेंस भी मेंटेन करना है, मजबूरियां भी हैं जो जिनको कंसिडर करना है। आईएमएफ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा फंसा दिया इन चीजों के अंदर। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में जो जो मजबूरियां हैं वो तो हैं, लेकिन इतना ज्यादा लेवी मेरे ख्याल में कम हो सकती है, दूसरी लेवी चीज हो बहुत सकती है, इतना ज्यादा है, हम ज्यादा अपनी लेवी तो कम कर सकते हैं। अच्छा जॉन, हमें ग्रोसरी के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ग्रोसरी कितने की आ जाती है? देखिए यहाँ पे ग्रोसरी की जो प्राइसेस हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो जो जो इनके अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत सस्ते हैं। तेल बहुत सस्ता है, जो ईरानी चावल है वो सस्ता है, ईरानी अपनी जो चीजें हैं वो दूध वगैरह वो काफी कंपैरेटिवली काफी सस्ती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो महंगे हैं, और वो महंगे हो रहे हैं ज़ाहिर है आहिस्ता यहाँ आहिस्ता। पे या भी जो महंगी चीजें है। डिपेंडेंट, यस, और जो चीजें डिपेंडेंट हैं फॉरेन आइटम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल जो मुर्गी और जो जो मुर्गी की जो फीड है, जो खाना है वो बाहर से आता है, तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। 500 रुपए 600 रुपए किलो जो है वो मुर्गी मेरे ख्याल में मिल रही है, और दूसरी चीजें जो है वो नॉर्मल, आई थिंक एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस हमें नजर आती हैं ग्रोसरी की। बल्कि उससे मैं कहूंगा कम है, क्योंकि नीड बेस्ड आइटम्स जो है वो काफी सस्ते हैं। बिजली की अगर कीमतों की बात करें तो पूरे घर के अंदर मेरे एसी अगर चलता है 24 घंटे चलता है, तो 4,000 रुपए बिल उसका आता है मुश्किल से। मतलब आप बस। ये देखें कि पूरा 24 घंटे किचन के अंदर भी एसी चल रहा है, ओ फिर भी माय बिल इतना गॉड, कम आ रहा है। मतलब सेंट्रल सो कूलिंग और इट इज सेंट्रल वेरी, हीटिंग और सिर्फ 4,000 रुपए बहुत बिल। चीप है। जी जी, 4,000 रुपए बिल आता है। हाँ, जो रेंट प्राइसेस हैं वो आप कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि तेहरान के अंदर कुछ इलाके, जो जायरा इलाके थोड़ी। हैं पॉश इलाके हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा महंगी है। पाकिस्तान से उसको कंपेयर नहीं करूंगा, उससे मैं कनाडा को या यूके को कंपेयर करूंगा। लिटरली अगर आप खोलें वेबसाइट तो आपको नजर आ जाएगा बहुत महंगी प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं तेहरान के अंदर। लेकिन दूसरी जगहों पे अगर आप रह रहे हैं, तेहरान के सबर्ब्स में रह रहे हैं या कुम में रह रहे हैं, तो तो बेहतर है। 1-1.5 लाख रुपए में आपका जो गुजारा है वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं इन पैसों में ईरान के अंदर। तो आई थिंक बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है ईरान के ऊपर ओवर लाइफस्टाइल, ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा कम है। बेसिक जरूरियात सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा सस्ती हैं, और एक आम आदमी जो है वो बेसिक जरूरियात पूरी कर सकता है यहाँ पे रह के। तो आई थिंक बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। ईरान ने बहुत सख्तियां झेली और बहुत उसके बाद बड़ी उन्होंने बात है ये ऑल्टरनेटिव जॉन, बनाए। कि 47+ ईयर्स के बाद, इतनी शदीद सैंक्शंस के बाद अगर वो अपने लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि देखिए, हमारे मुल्क में भी ऐसा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में ऐसा है कि हालात इससे पहले भी ठीक नहीं थे और अब तो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर कोई शख्स 20,000 रुपये की ग्रॉसरी ले रहा था तो अब उसको 40,000 रुपये की ग्रॉसरी मिल रही है, सेम आइटम्स। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन हम सब के लिए बेहतर हों। और जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपका फ़ीडबैक मैं खुद पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मज़ीद जितनी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।